राजनीति रणनीति में स्वागत है आप लोगों का। हम हैं आप लोगों के मित्र तपन। मनुस्मृति जो एक पुरानी धर्मशास्त्र के ऊपर किताब है, विगत कुछ दिन पहले एक महिला नाम है प्रिया दास करके आरजेडी में प्रदेश सचिव के पद पे है, शायद से 27 वर्षीय महिला है। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया है और उसके बाद सांकेतिक रूप से उन्होंने सिगरेट पिया और मुर्गा बनाया और उसको पोस्ट कर दिया, तो वायरल हो गई। बस उसके बाद से जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसी पे आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके ऊपर विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। वो कहाँ तक जायज़ है, नहीं है और क्यों किया गया, तो उस सारी चीज़ों पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मनुस्मृति के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो शायद लोगों के मनुस्पटल पे बहुत साफ़ सुथरी नहीं है। तो मनुस्मृति का जिक्र अगर देखें तो उसका जो अनुवाद है संस्कृत में, ये एक पुस्तक है, धर्मशास्त्र पर लिखी हुई किताब है। विभिन्न ऋषि मुनियों ने इसको लिखा है, अलग अलग कालखंड में लिख के उसको इकट्ठा किया गया है। तो उसका जो पहला अनुवाद मिलता है 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने करवाया था अनुवाद इंग्लिश में। अंग्रेज़ी में जब उसका अनुवाद करवाया तो उसके बाद उसके ऊपर भारत के जो कानून लिखे गए, हिंदू लॉ जो लिखे गए, तो उसमें मनुस्मृति का सहारा लिया गया और उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताई गई है मनुस्मृति में, और औरतों के ऊपर जो भी कानून बने सारी चीज़ें उसी के ऊपर आधारित है। तो अब वो बाकी लोगों का क्या मत है वो एक अलग बात है, हमारा क्या मत है हम वो बताना चाहते हैं। कि पहली बात तो लोगों को ये समझना होगा कि वो क्या होता है। हम लोग चीज़ों को न टुकड़ों में लेते हैं, पूरा का पूरा नहीं लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक चीज़ पढ़ लेते हैं और हम लोग का कहना रहता है कि मनुस्मृति में फ़लाने जगह में ये बात कही गई थी, तो वो पूर्ण नहीं होता है। आपने एक जगह कोट किया कि भाई ऐसा है, औरतों को पर्दे में रहना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब औरत 24 घंटा पर्दे के अंदर ही रहेगी। भाई पर्दे में रहना चाहिए बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटा ही आपको पर्दे में रहना है पड़ेगा। भाई उस समय आक्रमण हो रहा था तो उस समय के परिप्रेक्ष्य में वो ठीक था कि भाई जब कोई शत्रु आएगा तो औरतें पर्दे में रहेंगी, वो उसका वो कहना होगा, कथन होगा वहाँ पे। अब ये थोड़ा ना पूरे मनुस्मृति में हर जगह नहीं लिखा आखिर तक, नहीं औरत 24 घंटा पर्दे में रहेगी, कैसे भी करके वो पर्दा के बाहर नहीं निकल सकती है। अब आप कोट कर रहे हो, देखो उसमें वहाँ लिखा गया था, आपने उसको तथ्यात्मक बात को नहीं बता रहे लोगों को, आप भ्रमित कर रहे हो उसी बात पे। अरे उसने वहाँ कहा, अब मान लीजिए हम ही ने कहा घर की महिला को, भाई बाहर उपद्रवी तत्व घूम रहे हैं तो आप लोग घर के अंदर रहें, तो बोले देखो यार ये तो कितना पैट्रियार्की वाली बात कर रहा है। आप वो परिप्रेक्ष्य में नहीं दिखा रहे उसको कि भाई कोई आक्रांता आया हुआ है तो बोला जा रहा है महिलाएं घर के अंदर रहें। बोले अरे देखो महिलाओं के ऊपर माने कैसा जुल्म ढा रहे थे उस समय लोग, भारत कितने निर्दयी थे भारत में। भाई कोई आपके यहाँ चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, कोई अगर आक्रमण करता है तो आप सबको कहते हो ना, बुजुर्ग भी घर के अंदर रहें, बच्चे भी घर के अंदर रहें, महिलाएं भी रहें। अब आप उसी बात को हाईलाइट कर रहे हो कि नहीं यार महिलाओं को तो बोला गया विशेषकर पर्दे में रहें। भाई अगर ऐसा ही होता तो गार्गी जैसी महिलाएं विद्वान नहीं, विदुषी महिलाएं नहीं होती हमारे देश में। उस ज़माने में गार्गी जैसी महिलाएं भी थी। तो ये तो एकदम बिना सिर पैर की बातें हैं कि उस समय ऐसा ही था समाज। भाई आप लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, भेदभाव नहीं किया जा रहा है, दोनों शब्दों में अंतर है, शब्दों का चयन सही तरीके से करें। कोई ऐसा नहीं बता रहा है मनुस्मृति में कि नहीं महिलाओं को तो माने एकदम कुछ नहीं कर सकती हैं। वो एक सिचुएशन होता है कि उस समय आप वैसा रहें, बाकी समय तो आप ठीक ठाक है ना, बाकी समय तो आपको नहीं मना किया जाएगा कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। अंग्रेज़ों ने उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया उसको आप लोग देख रहे हो, क्योंकि उनको देश चलाना था। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो हम आपके ही धर्म ग्रंथ से कोट कर रहे हैं,
पूरा पूरा नहीं कर रहे हैं, हम लोग को भी चलाना है देश, तो हमने वो वर्ण व्यवस्था ले ली। तो वो देश चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था है। कैसा है कि भाई हायरार्की तो हर जगह होता है, वर्ण व्यवस्था क्या है, एक देश में एक राजा होगा। तो बोले अरे देखो यार तो वर्ण व्यवस्था हो गई, अब बोल रहे कि यार भाई ऑब्वियस सी बात है ना, उसको कुछ तो बुलाओगे आप। क्षत्रियों में से राजा होता था भाई, सबका प्रोफेशन बांट दिया गया है कि भाई जो राजा होगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो पढ़ाई लिखाई की कार्य करेंगे वो ब्राह्मण होगा, बाकी जो करेंगे वो वैश्य होंगे, और बाकी जो निचले तबके के जो काम होंगे वो शूद्र होंगे। ये 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई। मतलब आप कौन सा प्रोफेशन चूज़ करते हो, आपका व्यवसाय क्या रहेगा, वर्ण व्यवस्था। अब उसको आपने वर्ण बना दिया, मतलब चमड़े का रंग बना दिया उसको, ऐसा नहीं है। वर्ण व्यवस्था आपकी व्यवसाय है कि आप कौन सा व्यवसाय अपनाते हो। भाई पढ़ा लिखा आदमी ही भाई वेद पाठ कर पाएगा ना, अनपढ़ है बोले अरे आपने बताया कि भैया वो शूद्र है वो वेद नहीं पढ़ सकता है, भाई वो पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो वो वेद कैसे पढ़ेगा। बाद में वो सारी चीज़ें आ गई कि भाई आप उसको स्पर्श नहीं कर सकते हो। वो पहले दिन जिस दिन लिखा गया मनुस्मृति वहाँ नहीं है, वो अलग अलग जगह में अलग अलग कालखंड में लिखी गई एक किताब है। वो लगभग 1000 साल 1500 साल बैठ के वो किताबें अलग अलग जगह में लिखी गई। अब मान के चलिए एक उदाहरण लेते हैं, भाई पंजाब में ब्राह्मण है, कश्मीर में ब्राह्मण है, हिंदुस्तान के सब कोने में ब्राह्मण है। विशेषकर कश्मीर में आज भी है जो, और बंगाल में, ये 2 जगह में ब्राह्मण मांस मच्छी खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका समाज वैसा था। तो अब वो ब्राह्मण और बाकी जगहों के ब्राह्मणों में तो अंतर आ जाता है। अब अगर वहाँ का ब्राह्मण कोई चीज़ को लिख रहा है और वही चीज़ कश्मीर का ब्राह्मण एक चीज़ लिखा, और मान लीजिए सर्वपारी ब्राह्मण कुछ एक बात लिखा, अब उसने लिखा कि भाई निषेध है ना, ब्राह्मणों के लिए निषेध। उसने एक किताब लिखी, कश्मीरी ब्राह्मण कौल साहब है, और यहाँ कोई चतुर्वेदी जी हैं, सर्वपारी चतुर्वेदी जी भी लिखते हैं निषेध। तो उनके जो कौल साहब हैं जो कश्मीरी ब्राह्मण, उनके उसमें वो नहीं आता है कहीं पे भी कि मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, उसमें वो निषेध में नहीं आया। इन्होंने जो चतुर्वेदी जी ने लिखा, सर्वपारी ब्राह्मण, मान लीजिए वाराणसी में बैठ के उन्होंने लिखा, और उन्होंने वहाँ पे क्या लिखा कि भैया निषेध में ब्राह्मण मांस मच्छी मदिरा नहीं खाएगा या पिएगा। दोनों के टेक्स्ट में अंतर आया। अब जब मनुस्मृति को कंपाइल किया जाता है यही चीज़ों से, तो उसमें 2 जगह भिन्नात्मक एक ही चीज़ पे टिप्पणी आती है। एक जगह आता है कि भैया ब्राह्मणों को मांस मच्छी मदिरा नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए मदिरा, और दूसरी जगह में वो चीज़ का उल्लेख नहीं है, वो निषेध में नहीं आता है। तो विसंगतियाँ दिखने लगती हैं, क्योंकि भाई एक तो अलग अलग कालखंड में लिखा गया और अलग अलग जगह से लिया गया। वो कोई एक किताब नहीं है, उस किताब में सारी बातों को 1000 1500 साल बैठ के सारी बातों को एक जगह किसी ने कंपाइल किया है। कुछ लोगों ने, विद्वानों ने बैठ के बोला कि सारे चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, फिर वो उसको कोडिंग की जाए। भाई 2000 साल से एक ही अलग अलग चीज़ें चल रही थी, उसको एक जगह में लिखा जाए। किसी ने बोला कि चलो भैया इसको हम कंपाइल करते हैं, तो उन्होंने लिखा। सब जगह चीज़ों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। भाई किसी तरीके से तो आप कैटेगराइजेशन करोगे ना, कि नहीं करोगे। आपके घर में ही मान लो 4 बेटे हैं, तो आप उसको कैटेगराइज करोगे ना, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा, उसके बाद दूसरे नंबर का मझला, ये सजला है, ये छोटा है, ऐसा करके आप कैटेगराइज करोगे। अब छोटा वाला बोले नहीं यार मेरे को छोटा बेटा क्यों बोलते हो, ये वैसे वाला विवाद है, और उसको आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो कि नहीं मनुस्मृति में तो ऐसा बताया गया था। भाई छोटे बेटे को छोटा बेटा बोला है, उसको नीच नहीं बोला है। आप लोग वो छोटे को नीच बता रहे हो। मैं छोटा शब्द जो होता है, छोटा है तो वो नीच भी है। भाई सही तरीके से उसको आप डेफिनेशन को कोट करें। छोटा मतलब जो साइज़ में छोटा है, और नीच मतलब हायरार्की में नीचा भी है, तो बोले ये छोटा भी तो नीचे ही आया ना। भाई उसको अगर हायरार्की में देखोगे पिरामिड में, तो राजा ऊपर है, सबसे नीचे शूद्र है,
तो भैया वो सबसे नीचे हो गया, तो इसलिए वो मतलब वो नीचे है, मतलब वो नीचा हो गया, तो वो तो नीचे ही हो गया ना। तो फिर उसको तो आप कैसे कोट करोगे? आप लोग हमें भी वही बात बताएंगे, नहीं नहीं आप वो गलत समझा रहे लोगों को। हम बिल्कुल गलत नहीं समझा रहे, लगभग दोनों एक ही जैसा सुनाई देता है, लेकिन एक है नहीं। किसी भी देश में एक ही राजा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एक देश में 10 राजाएं हो या 100 राजा हो और कोई हो ही ना। भाई अगर मान लो किसी जगह में, मान लीजिए कि एक शहर है, वो शहर ही एक देश है। पहले तो छोटे छोटे देश हुआ करते थे, उनका देश का दर्जा ही था कि भाई वो एक देश है। अवध एक देश हुआ करता था, अवध कितना बड़ा है। और उत्तर प्रदेश में मतलब ऐसे 100 देश हुआ करते थे। जो आज के समय का जो उत्तर प्रदेश है उसमें मान लीजिए 100 देश थे। तो अब वहाँ के छोटे छोटे जो राजा थे, अब वो राजा थे, अब उनके नीचे भाई एक मंत्री था। मंत्री ज़्यादातर वैसे लोग होते थे जो विद्वान टाइप के होते थे, जो उनको सलाह देते थे। तो भाई वो आ गए चलो ब्राह्मण कुल से। अब बाकी जो वाणिज्यिक कार्य है वो वैश्य देखेंगे, और वो जो खेती मजदूरी जितने ये सारे जितने काम है, बढ़ई लोहार जितने भी ये सारे काम वो शूद्र करेंगे। ऐसा हो गया। तो अब बनी बात है भाई, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, इसलिए वो राजा वाला वो पॉपुलेशन कम हो गया, ब्राह्मणों का भी पॉपुलेशन कम हो गया। लेकिन क्योंकि इन लोग एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, तो इन लोग ऊंचे पदों में बैठे हैं, संभ्रांत परिवारों के हैं, क्योंकि इनके पास पैसा ज़्यादा है। तो इनके पास पैसा ज़्यादा हो गया, लेकिन इन लोग की आबादी कम हो गई। अब समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, 2000 साल हो जाता है, 2500 साल हो जाता है उस मनुस्मृति को कंपाइल करके। आज वो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं रह जाती हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात तो ये कि आप पूरे से उसको आपने नहीं लिया, कि ऐसा नहीं है कि वही मनुस्मृति ही पूरा का पूरा आपके ऊपर थोप दिया गया है कि आप मतलब उसी को ढो रहे हो। भाई कोई चीज़ अगर आप एक्चुअली पूरा मनुस्मृति अगर उठा के आपका समाज उसी को लेके चल रहा होता, तो समझ में आता कि नहीं उसको आपको बहिष्कार करना है, कि भाई मनुस्मृति ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हम किसी और को कोट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हम वो विवादों में नहीं पढ़ना चाहते। फिलहाल हम मनुस्मृति पे ही बात कर रहे हैं, नहीं तो हम हदीस कोट करेंगे वो गलत होगा, हम कुरान कोट करेंगे वो गलत होगा। हम वो कोट करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी मनुस्मृति के ही बात कर रहे थे, हम उसी को सिर्फ समझाएंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। वो किसी और दिन का विषय है कि हम कुरान पे बोलेंगे कि नहीं, हदीस पे बोलेंगे कि नहीं। तो वो उनकी समस्या है, हमारा अभी मुद्दा मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति से अंग्रेज़ों ने कुछ चीज़ें ली, क्योंकि उनके हिसाब से वो चलाने के लिए, देश चलाने के लिए उनको आसान पड़ता। उन्होंने क्या किया, विभाजन किया। हमारे समाज में था कि नहीं था वो बहुत बड़ी बात नहीं है, उन्होंने उसको दोबारा इम्प्लीमेंट किया, ये बता के कि ये किताब देखो हमें मिली है, हमने इसको ट्रांसलेट किया है। पता नहीं कि हमारा पूरा हिंदुस्तान उसको उस समय फॉलो करता था कि नहीं करता था, क्योंकि मनुस्मृति लिखने के बाद, कंपाइल करने के बाद मुसलमान आते हैं आक्रांताओं के रूप में, भारत पे 800 साल राज करते हैं। उनके बाद आते हैं ये 1775 के आसपास अंग्रेज़ आते हैं, और 1776 में लोग मनुस्मृति को अनुवाद करते हैं अंग्रेज़ी में। तो इन लोगों ने देखा कि भाई जब हमारे देश में 800 साल मुसलमान रहे, तो उन्होंने भी तो अपने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए होंगे कि इससे हम समाज को मतलब बांधेंगे। तब तो ऐसा नहीं रहा होगा ना कि उनको बोला नहीं गया कि अब मनुस्मृति आपके लिए हमने कोडिंग की है, बिल्कुल नहीं की। तब वो राजा जो भी था, मुसलमान राजा था, उसने कोई नियम बनाए होंगे कि आप लोग ऐसे करके चलोगे, मनुस्मृति तो नहीं चल रही होगी। वो अंग्रेज़ों ने देखा कि आज हमें चलाना है, तो हम इनको कैसे चलाएंगे। हम बोलेंगे कि हम आपके लिए कानून बनाएंगे, तो वो पसंद नहीं करेंगे। उनको खुश भी रखें और उनको दबा के भी रखें और उनका इस्तेमाल भी करना है। तो उन्होंने उसी वन व्यवस्था का किताब भी चीज़ें ली और उसको अपने हिसाब से रीराइट किया, जो उनको सही लगा कि हाँ भैया ये देखो इसमें यहाँ लिखा है। दो चीज़ें लिखी हैं एक ही मनुस्मृति में, 4 चीज़ें लिखी हैं एक ही चीज़ पे। एक जगह बोल रहे पर्दा करना चाहिए औरतों को, एक जगह नहीं बोल रहे। तो आप लोग कैसे उसी चीज़ पे चिल्ला रहे हो कि नहीं वहाँ पे तो बोला है पर्दा करने, दूसरी जगह बोला है ना पर्दा नहीं करने के लिए, आप उसको तो नहीं कोट कर रहे हो।
उसको क्यों नहीं कोट कर रहे हैं वो महिला? उसी पे उनको आक्रोश है भैया, जहाँ बोल दिया पर्दा करने के लिए। भाई वो तो ऐसा है ना कि जिस समय शादी होती है, अब क्रिश्चियंस लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं, सबको पता है। प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स ये दो मेन है, एक ऑर्थोडॉक्स भी है, वो तो लोगों को शायद ज़्यादा पता भी नहीं है। तो जब उनकी शादियाँ होती हैं तब एक वेल करके चीज़ होता है, मतलब घूंघट टाइप का जिसको हम लोग आज कहते हैं ना, तो वो उन लोग लगाती हैं महिलाएं। क्यों लगाती हैं भाई? वो एक तरह से घूंघट ही है ना, उसको उन लोग, अंग्रेजी में उसका एक शब्द है वेल, वो घूंघट है या पर्दा बोले आप, जो भी बोले उसको। तो घूंघट का भी जो चलन है, कहते हैं कि वो तब आया जब मुसलमान, इस्लाम धर्म भारत आया आक्रांताओं के रूप में। तब देखा कि नहीं यार, उनकी औरतें ऐसे पर्दे में रहती हैं, तो इन्होंने बोला कि उन लोग साड़ी पहनते थे हिंदुस्तान में, तो इन्होंने क्या किया, घूंघट ओढ़ लिया। अब भाई वहाँ बुर्का पहन रहे हैं, उन लोग वेल पहन रहे हैं। हिंदुस्तान की औरतें उस समय कुछ नहीं पहनती थी, देखा कि उन लोग भी कर रहे थे, हमने अपने ही साड़ी से मुंह ढाक लिया तो पल्लू हो गया। तो बहुत ही घटिया चीज़ हो गई। हमारे देश में ऐसा होता है क्योंकि आप लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला हुआ है, डेमोक्रेसी है, तो विरोध आप जता सकते हो। तो जिस देश में ज़्यादा खुलापन होता है, ज़्यादा आज़ादी मिली होती है, आदमी उसका थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल करता है। बाकी लोग कोई नहीं चिल्ला रहा है, नहीं, वो उसकी कंट्रोवर्सी बात। बाकी लोग उतना नहीं वो कर रहे क्योंकि उनको उतनी आज़ादी नहीं मिली हुई, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उसका हम लोग खुले तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है उसको उठा के ले आते हैं और विरोध जताते हैं, क्योंकि भाई हमें तो न्यूज़ में आना है। जो मनुस्मृति, कितने हिंदू हैं, कितने हिंदू ब्राह्मण हैं, हम कह रहे सब लोगों का कहना है ना इसमें वर्ण व्यवस्था है, तो कितने हिंदू ब्राह्मण हैं जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ी है या उनके घर में एक ठो मनुस्मृति रखी है। हमारे हिसाब से अगर मान लीजिए कि हम कोई आंकड़ा नहीं बता रहे, मान लीजिए कि 1% भारत की आबादी का ब्राह्मण है, तो 140 करोड़ है, तो 1.4 करोड़ है। तो आपको लगता है कि एक घर में अगर 5 लोगों का घर है तो कितना है भाई? 20 लाख, 25-30 लाख माने घर होंगे ब्राह्मणों के। तो क्या आपको लगता है कि 30 लाख कॉपियाँ मनुस्मृति की हैं हिंदुस्तान में? बिल्कुल नहीं है। कितने ब्राह्मणों को मनुस्मृति का ज्ञान है? नहीं। वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई हैं। वो जो ख़त्म हो गई हैं, अब आप वो कहीं से बड़ी मुश्किल से ख़रीद के लाते हो, फिर उसको जलाते हो और विरोध व्यक्त करते हो। भाई मानते कि अगर जैसे मान लीजिए कि हाँ है, हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन को ख़रीदें। हमारा कहना है, वो जो प्रिया दास हैं आरजेडी से, उनको कह रहे हैं कि आप सीधे तौर पे, उनको खुला चैलेंज है कि भाई आप एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खरीदें, जंतर मंतर जाएं, भीड़ इकट्ठा करें, कॉन्स्टिट्यूशन को आगे लगाएं, तो समझ में आएगा कि भाई आप लोग पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि मनुस्मृति जलाने का तो कोई तुक दिखता नहीं है। आप लोग कंट्रोवर्सी पैदा करते हो जो नहीं है, और आप उसको एक लाइन कोट करोगे, वो तो हर जगह होगा ना। भारत का जो कानून लिखा है उसमें एक शब्द बलात्कार का भी आता है। भाई भारत का जो कोड बुक्स हैं उसमें एक शब्द आएगा ना कि ये वाला दफ़ा जो है ये बलात्कार जो करता है उसके ऊपर लागू होता है, तो उसमें एक शब्द आया ना बलात्कार। तो मतलब आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को भी जला के राख कर दो ना भाई। ये तो वैसा ही वाला कोर्ट हुआ भाई। 302 में मर्डर चार्ज है, वो जो आईपीसी की जो धारा है 302, वो ऐसा है। वैसे बलात्कार हम वो धाराएं नहीं बताएंगे। तो वो जो धाराएं हैं, वो धाराओं में वो लिखा हुआ है, तो आप वही बोलोगे अरे ये तो बहुत गंदी किताब है, इसमें बलात्कार के बारे में लिखा हुआ है। भाई आईपीसी की किताब है वो, इंडियन पीनल कोड वाली, गंदी किताब है। सब जगह वो जो लिखी गई है तो गंदी है ना वो किताब। हाँ, तो लिखा है बाकायदा औरतों के ऊपर जो जुल्म करता है, तो ये उसमें जो लिखा है पूरा कानून, तो गंदी किताब है भाई। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। मनुस्मृति में ऑब्वियस सी बात है ना, आपका कोई एक समाज है, उसको धर्मशास्त्र की किताब है, उसमें लिखा गया है भाई, कोडिफाई किया गया है, नहीं तो कैसे आप जियोगे भाई? आपको नियम बनाया गया है ना कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, तो कंपनी का एक रूल बुक होता है कि भाई जो जीएम है वो ये फैसले लेगा।
उसके नीचे जो है वो ये फैसला लेगा, वर्कर है तो वो ये काम करेगा, वो कंपनी का रूल बुक है। तो मनुस्मृति क्या है? वो एक रूल है समाज को चलाने का, सीधी बात, ठीक, हम मान रहे, समाज को चलाने वाला एक रूल बुक है। तो नहीं तो समाज चलेगा कैसे? कोडिंग तो करोगे ना आप हर चीज़ का, जैसे आजकल कंप्यूटर लैंग्वेज कोडिंग करते हैं हम लोग, सेम, कि कंप्यूटर चलेगा कैसे? उसको कमांड दिया जा रहा है ना कि फलाना आदमी ये काम करेगा, राजा का ये दायित्व है, भाई मंत्री का ये दायित्व है। तो इसलिए मनुस्मृति कुल मिला के समाज माने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे चलाना है सुचारू रूप से, उसके ऊपर फोकस है, ना कि सोशियोलॉजी नहीं है, वो समाजशास्त्र नहीं है। वो दोनों में भिन्नता है, माने उनके खंड है कुछ वो, लेकिन वो भिन्नताएं हैं उनमें। चीज़ों को दोनों को एक ही परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत नहीं है। वो बता रहा है कि देखो ये जो किताब है मनुस्मृति, इसको जैसे मान लीजिए कि वो राजाओं के लिए कुछ पॉइंट ज़्यादा लिखे गए हैं, ब्राह्मणों के लिए कुछ पॉइंट ज़्यादा लिखे गए, वैश्य शूद्रों के लिए बहुत कम लिखा गया है, बहुत ही कम, 10% होगा शायद उनके लिए लिखा गया। क्योंकि भाई उन लोग तो वैश्य शूद्र जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहे ना। तो बोले कि आपने उनको मतलब बहुत तुच्छ समझा। भाई वो एक किताब है, वो किसी काम के लिए है, दूसरे काम के लिए नहीं है वो किताब। भाई एक ही किताब पूरे हिंदुस्तान में पूरे कभी क्या और किताबें ही नहीं लिखी गई। भाई बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, भाई सारे चीज़ों के लिए अलग अलग किताबें लिखी गई ना। अर्थशास्त्र लिखा कौटिल्य ने, भाई उन्होंने वात्सायन जी, उन्होंने कामसूत्र भी लिखा। एक किताब थोड़ा ना हिंदुस्तान में लिखा गया। हमारा इतिहास 5,000 साल पुराना है, बाकियों का तो इतिहास ही नहीं है। अब आप हर दिन उठा के जाके एक किताब उठा के लाएं, बोले इस किताब में फलाने बातें ये लिखी गई है, फलानी किताब में ये बातें लिखी गई हैं, फलानी किताब में ये बात लिखी गई है। वो आज से 5,000 साल पहले, 1,500 साल पहले, 2,000 साल पहले कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना। अब आप जब पूजा करते हो तो उसमें देवी वंदना, भाई माँ सरस्वती की, माँ काली की, माँ लक्ष्मी की, माँ दुर्गा की, माँ जो सारी देवी देवताओं की पूजा है, तो हम सिर्फ वो फीमेल डेटीज़ ले रहे हैं। उसमें लिखा गया ना, उनके ऊपर श्लोक लिखे गए हैं, मंत्र लिखा गया है, भाई लिखा गया है ना उन किताबों में। तो आप जब उनकी पूजा करोगे तो वो वाला, अब शिव तांडव स्तोत्रम तो आप दुर्गा को नहीं सुनाओगे ना। भाई वो शिव जी के जो पूजा कर रहे हैं तो वो वाली किताब, बोले अब वो मेल सर्विस वो हो गया भाई, पेट्रियार्की हो गया। शिव तांडव, शिव पुराण जो है उसमें सब माने शिव पार्वती इन लोग के वो हैं। अब आप बोले वो पेट्रियार्की है, भाई उसका नाम ही शिव पुराण है। ऐसा नहीं होता ना भाई, कोई एक किताब लिखा गया उसका कुछ तो हेडिंग दोगे ना, तो वो फेमिनिज्म या ऐसा नहीं होता है। उसके नाम से ही आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो कि नहीं यार मनुस्मृति है मतलब ऐसा क्या है पता नहीं। बाकी चीज़ों तो हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं। माने कहीं भाई हम ज्योतिषी हैं तो हम अलग अलग किताबें पढ़ते हैं ज्योतिष का। अब वो ज्योतिष का किताब है, वो उसमें अब ये तो नहीं लिखा रहेगा ना कि भाई ये खाना कैसे बनाए। ज्योतिष की किताब में ज्योतिष के बारे में लिखा होगा, बोले उस समय आदमी कितने ऐसे थे यार, मूर्ख थे, ऐसा था, पेट्रियार्की समाज था, वो ऐसा बता रहा है। उसमें पुरुष के बारे में ही विवरण ज़्यादा है। भाई आप किसी कोई भी संदर्भ में बात करते हो ना कि लिखते हैं सर, आजकल तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो चेयरमैन नहीं करेंगे, चेयरवुमेन, ऐसा तो चेयरपर्सन करते हैं, टू द चेयरपर्सन। लिंगात्मक बात नहीं करेंगे वाला, जेंडर नहीं डिफाइन करेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता है कि ऐसा नहीं है कि वो समाज ऐसा नहीं था, एकदम रूढ़िवादिता नहीं थी। वो रूढ़िवादिता आज से 800 साल पहले आया इस्लाम धर्म के आने के बाद, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन लोग का समाज बहुत अलग है, पेट्रियार्की है उनके समाज में। तो
तब लगा कि लोगों को उसको लाना ज़रूरी है, तो उन्होंने वापस बोला कि ये बिंदुओं को हम लोग मुख्य स्ट्रेस देंगे, बाकी बिंदुओं को हम लोग नहीं करेंगे। भाई एक ही किताब में दो चीज़ें लिखी थी। अब एक किताब में से जो हम लोग को अब आज कालखंड में अच्छा लग रहा है हम उसको कोट कर रहे हैं, वो जो नहीं लग रहा है उसको छोड़ दिया हमने। भाई आपके घर में मान लीजिए गाड़ी है, 4 चक्के की 4 गाड़ियाँ हैं, एक बहुत बड़ी वैन है वो भी 4 चक्का की है जिसमें पूरा फैमिली आउटिंग के लिए जाती है, और एक नॉर्मल छोटी गाड़ी है, और एक जिसमें मतलब एसयूवी टाइप की भी है और दूसरी टाइप की। अब आप मान लीजिए कहीं नज़दीक जा रहे हो तो आप वो बड़ी वाली वैन लेके नहीं जाओगे, आप वो छोटी वाली गाड़ी लेके जाओगे, एसयूवी भी नहीं लेके। या मान लीजिए कहीं भीड़ वाले रास्ते में जाओगे तो वहाँ पे जगह कम होगी, आपको मालूम है वहाँ से वो गाड़ी गुजर नहीं सकती, तो वैन तो बिल्कुल नहीं ले जाओगे, एसयूवी भी नहीं ले जाओगे, छोटे साइज़ वाली गाड़ी ले जाओ। उसको प्रैक्टिकलिटी कहते हैं। आपके घर में 4 गाड़ियाँ हो सकती हैं। उसी तरीके से हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे अलग अलग चीज़ विषयों पे बात की गई है, तो इसका मतलब हिंदू धर्म खराब थोड़ा ना हो गया। धर्म खराब नहीं होता है, या उसमें वो किताब भी लिखा गया तो वो किताब भी खराब नहीं होते हैं, उसको आप कैसे करके समझा रहे हो जनमानस को, वो होता है। मतलब वो जो महिला है, हमारा तो सीधा कहना है कि उन्होंने मनुस्मृति पढ़ा नहीं, पहली बात, और उसको मिसकोट कर रही है। उतनी पढ़ी लिखी महिला होके वो बता रही कि ऐसा है। अब कोई आदमी बोले नहीं नहीं यार ये तो आदमी खराब था, वही तो बोले हम अंबेडकर साहब भी खराब थे, फिर तो हम बोलेंगे वो जिनको कोट कर रहे कि इसका तो शुरुआत उसी समय, फिर तो हम इसीलिए बोलेंगे उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत लिखा। अंबेडकर साहब भी तो ऐसे ही थे। आप लोग जिनको कोट करके भी बता रहे हो कि मनुस्मृति का तो जलाना उसी समय से शुरू हो जाता है कि जिस समय अंबेडकर साहब ने ऐसा ऐसा किया, उसका विरोध किया, तो हम तो अंबेडकर साहब भी तो वैसे ही थे, उन्होंने भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे शब्द डाले, मतलब उनका दिमाग कितना गंदा था। हम तो उनको भी कोट कर सकते हैं ना अंबेडकर साहब को, कि उनका दिमाग तो कितना गंदा था। आज से 75 साल पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, उस समय तो उनको उतना ज्ञान था, अंबेडकर साहब इतने पढ़े, उनका दिमाग कितना गंदा है भाई। हम भी तो ऐसे ही उनको कोट कर सकते हैं खराब बनाने के लिए। अंबेडकर साहब कितनी गंदी सोच रखते थे, बताओ उन्होंने क्या क्या लिखा है कानून की किताब में। छी छी छी, कितने गंदे आदमी हैं। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि भाई उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो गंदा आदमी था, क्योंकि उसमें वो शब्द के बता रहे हैं ना, जो आदमी ने बलात्कार बोला तो वो आदमी बलात्कारी हो गया। आप लोग तो यही कहना चाह रहे हो। जिसने भाई जज जो बैठा है वो बलात्कार का केस सुन रहा है, वो जज भी बलात्कार किया फिर तो, क्योंकि उसने सुन लिया ना वो शब्द, बोला भी उसने वो शब्द। जज बलात्कारी, वकील बलात्कारी, जो उस लड़की की तरफ से केस लड़ रहा है वो वकील भी बलात्कारी। आप लोग ऐसा कोट करते हो, सारे लोग बलात्कारी हैं क्योंकि उसने शब्द बलात्कार का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे डिफिनेशंस नहीं दिया जाता है। आप लोग हाथ में लेके मनुस्मृति लेके चिल्लाओ इसमें लिखा है भाई, वो तुलसीदास जी लिख के गए थे एक ठो दोहा, तुलसीदास जी भी वैसी सोच रखते हैं। तो आप लोग वो किताब, अब पूरी किताब को ही आप खराब बताने लगते हो, पूरे किताब का ही बहिष्कार कर देते हो, पूरे हिंदू धर्म का ही बहिष्कार कर देते हो। बहिष्कार करना है तो वो एक ऐसा नहीं होता कि वो शब्द आप फिर इस्तेमाल नहीं करते हो। भाई कोई भी चीज़ को आप नाक को नाक बोलोगे ना, आँख को आँख बोलोगे, कोई शरीर का अंग है उसको आप ऐसा करके बोलो, इसका मतलब आप सेक्सिज्म पे चले जाओगे, वो बात सही नहीं होती। बोले वो सेक्सिस्ट है, वो नहीं, ऐसा नहीं है, बायस्ड हो गया वो आदमी। भाई वो हर धर्म, हर समाज में हर शरीर के अंगों का अलग अलग शब्द का चयन होगा, तो मतलब आपके विचार गंदे होना हो जाता है अगर आपने वो शब्द बोला या लिखा या कोट किया। कोई गलत कार्य करने पे वो कार्य खराब हो जाता है, वो शब्द बोलने से नहीं हो जाता खराब। या किसी को हमने मान लीजिए कि खराब शब्द अपशब्द कहे, तब हम आदमी खराब होते हैं, कहे भी नहीं। और वो तो एक किताब है ना, व्यवस्था के लिए लिखी गई किताब है कि आप ऐसे करके आप अपना कोड ऑफ कंडक्ट करोगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है।
जैसे मान लीजिए हमारे कलेक्टर साहब हैं, भाई वो चला रहा है शहर को, तो उसके लिए नियम किताब होगी ना। अब मान लीजिए आम जनता उसके लिए थोड़ा ना कोई किताब लिखेगा। भाई हमारे शहर में मान लीजिए 25 लाख की आबादी है, यहाँ कलेक्टर एक ही है, हर शहर में एक ही होता है, तो यहाँ 25 लाख लोगों के लिए कोई किताब नहीं लिखी जाएगी। वो एक आदमी के लिए, कलेक्टर के लिए बुक होगा, रूल बुक होगा, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। बोले देखो यार कितना बायस्ड है ये समाज यार, आज का आपका समाज भी तो उतना ही बायस्ड है। फिर तो आपने पढ़ाई नहीं की, ज्ञान हासिल नहीं किया। आप लोग ऐसी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है। चुनाव आ रहे हैं, मुद्दा भुनाना है, आपको अपना वोट बैंक दिख रहा है, आप अपने आप को मीडिया में हाइप करना चाहते हो, आप उन चीज़ों को उखाड़ के विरोध जता रहे हो क्योंकि आपके पास सही मुद्दे नहीं हैं। हाँ, मेन बात वो है, आपकी पार्टी जो है उसने पूरी ज़िंदगी कभी कुछ नहीं किया। आरजेडी ने, आप उसके प्रदेश सचिव हैं, आपको पता है आपकी पार्टी ने धेले भर का काम नहीं किया। आपको बताने के लिए कुछ है नहीं, क्या लेके जाओगे आप? तो आप क्या कर रहे हो? आप एक ऐसी गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो जो है ही नहीं, और उसके ऊपर आप बता रहे हो कि हम देखो इसका विरोध कर रहे हैं। भाई जब काम करने का समय होता है तब आप लोग कहाँ जाते हो? मनुस्मृति जलाने से क्या होगा? महिलाओं के लिए आप, आरजेडी ने कितना काम किया, और वो जो महिला है वो आरजेडी में है जो, वो कितना महिलाओं के लिए काम कर रही है। कौन सा ऐसा तीर मार लिया आरजेडी में? भाई मुद्दे पे बात करें आप लोग, मनुस्मृति जलाने से कुछ नहीं हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं ना, दोबारा कह रहे हैं इसी बात को। कॉन्स्टिट्यूशन ले, जंतर मंतर जाएं, उसको वहाँ जलाएं, विरोध प्रदर्शन करें, क्योंकि वो आज फॉलो की जा रही है वो किताब, उसको जलाने में साख दिखेगी आपकी। हम देखना चाहते हैं कि आप लोग जला पाते हैं कि नहीं। हमारा तो खुला चैलेंज है, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच पाए तो ज़रूर पहुंचाएं। प्रिया दास जी, आपको हमारी तरफ से खुला चैलेंज है कि आप जंतर मंतर में जाके या संसद भवन के सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जला के बताएं, तो हम मानेंगे कि आप में है दम, वरना ये फालतू के चुचलेबाजी ना करें। आप लोग एक राजनीतिक दल में अगर चुने हुए जो भी जिस तरीके से भी आते हो, नुमाइंदे हो, तो आप लोग के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, गुमराह करने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए। उम्मीद करते हैं ऐसी चीज़ों पे वाहियात हरकतें ना करके कुछ अच्छे काम करें, लोगों को भ्रमित ना करें। धन्यवाद।